नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात गया से, जहां पर वन विभाग की टीम की तरफ से छापेमारी की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जड़ी बूटी की दुकान में वन विभाग की टीम की तरफ से दबिश दी गई और यहां से जानवरों के अंग बरामद किए गए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया गया है, जिसमें दुर्लभ जानवरों के अंग की बरामदगी की गई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। वन विभाग की टीम की तरफ से छापेमारी की ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त, और जानवरों के अंग को दुकान से बरामद किया गया है। दुकानदार से फिलहाल पूछताछ इस वक्त होती हुई वन विभाग की टीम को गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद जड़ी बूटी की इसी दुकान से कई प्रतिबंधित और दुर्लभ जानवरों के अंग को बरामद किया गया। खबर कटिहार से, जहां पर एक युवती लव जिहाद के इस मामले में इस वक्त शिकायत को लेकर पुलिस के सामने गुहार लगा रही है, और इसी लव जिहाद के इस मामले ने सनसनी मचा दी है। बताया जा रहा है कि युवती से इस लड़के ने फेसबुक के जरिए संपर्क किया और उसके बाद हिंदू नाम दर्ज कराते हुए कोर्ट मैरिज कर ली जाती है। लव जिहाद पर अब ये महिला थाने पहुंची है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त इस लड़के से इसकी जान पहचान हुई, इस लड़के ने अपना नाम राजपूत बताया, जिसके बाद जैसे ही शादी के बाद लड़की की तरफ से घर जाने, ससुराल जाने की जिद करी जाने लगी। लड़का इसे अपनी बहन के घर लेकर पहुंचता है और तभी इस पूरे मामले से पर्दा उठा। सनसनीखेज मामला इसलिए क्योंकि लड़की को जानकारी ही नहीं थी कि लड़का मुस्लिम है, और जब शादी के बाद इस लड़की को प्रताड़ित किया जाने लगा, इस पर धर्म बदलने का दबाव डाले जाने लगा, उसके बाद अब ये थाने पहुंची है, गुहार लगा रही है और ये अब इस शादी के बंधन से मुक्त होना चाहती है। एक जूली को अपनी बहन के घर ये शख्स लेकर पहुंचा और तभी इस पूरे मामले का, इस युवती को अपने साथ हुए धोखे का पता चलता है। फरियाद लेके आए हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ। ठीक है, हाँ, एक लड़का कुमारा बन के हमसे शादी किया, वो शादीशुदा था। ठीक है, और हम हिंदू हैं, वो हिंदू बन के शादी किया, वो था मुस्लिम लेकिन हिंदू बन के शादी किया। क्या बोल के आपसे कैसे दोस्ती हुआ, कैसे आपसे परिचय हुआ उसका? मोबाइल से। मोबाइल क्या करता था? धर्म बदल क्या बोलता था आपको? शादी अब क्या होता है, क्या दबाव बनाता था? अब यही है कि हम उसको बोलते हैं, जब हमको सब चीज़ पता चला तो वो बोलता है कि तुमको रहना होगा ज़बरदस्ती, अगर तुम नहीं रहेगी तो तुम्हारा पूरा परिवार को मरवा देंगे। हाँ, तुमको भी मरवा देंगे, मेरा कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं कुछ होगा। हाँ, इसीलिए हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं और हम उससे डिवोर्स चाहते हैं। दबाव यही बनाता था कि बोलता था कि मेरा धर्म में आ जाओ, नमाज पढ़ो, तुम अपना पूजा पाठ छोड़ दो, हाँ मुस्लिम बन जाओ। हाँ, बहुत आदमी ऐसा है कि मुस्लिम बन रहा है, तुम भी बन जाओ मुस्लिम। हम बोले नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन मुस्लिम नहीं बनेंगे। हाँ, क्या नाम है जो शादी, उसका असली नाम क्या है? एमडी तोकीर। और क्या बोल के शादी किया था? राजपूत। ये लड़का है सुपौल का। ये कब हुआ था आप लोग का, ये दोस्ती कब हुआ था, कब शादी हुआ था, निकाह कब हुआ था उसका? 2015। 2015 कहाँ पर हुआ था? यही तो कटिहार में हुआ। 2017 में शादी हुआ, कोर्ट मैरिज। हाँ, वो अभी कहाँ पर है? वो लड़का तोकीर कहाँ है? वो अभी सऊदी में है, वहीं से धमकी देता है, हमको फ़ोन करता है, व्हाट्सएप पे भेजता है रिकॉर्डिंग। तो कटिहार में लव जिहाद के इस मामले के सामने आने के बाद अब इसे लेकर सियासत बेहद तेज हो चुकी है। तमाम पार्टियों की तरफ से दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, धर्म परिवर्तन के लिए किसी को मजबूर करना, धोखे में रखकर किसी से शादी करना, दोनों गैर कानूनी है, और जो धमकी दी जा रही है वो तो गैर कानूनी है ही। तो जो भी ये काम कर रहा है उस पर कानून सम्मत कार्रवाइयाँ होंगी, कई तरह की धाराएं लगेंगी, और वो भारत नहीं, दुनिया के किसी भी देश में जाके छुप के बैठे हो, बिहार पुलिस वहाँ से पकड़ के लाएगी। निश्चिंत रहिए, ऐसे किसी भी लोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम युवक ने अपने को हिंदू बता करके फरेब कर करके
लव जिहाद में फंसा करके और अपने विदेश भाग गया और वहां से पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रही है। ये ठीक घटना नहीं है, इसकी जितना भी निंदा की जाए ये कम है। ऐसे घटनाओं पर सरकार अंकुश लगाए और इस पर कानूनी कार्रवाई करे और उस परिवार को संरक्षण दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरेगी। कटिहार से जो घटना निकलकर सामने आ रही है बेहद चिंताजनक है। वहां का स्थानीय प्रशासन, पुलिस लड़की द्वारा लगाए गए आरोपों की सघनता के साथ जांच करेगा। जांच के उपरांत यह मालूम चल पाएगा कि कहां त्रुटियां, कहां गड़बड़ी की गई है। और एक बात एकदम तय है कि जिस किसी ने भी गड़बड़ी की है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। बिहार में जहां माता सीता की धरती में एक बेटी न्याय मांग रही है और उसमें भी प्रशासन के और शासन के लोग लिपापोती करने में लगे रहते हैं, यह कहीं न कहीं हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। सरकार को हर एक चीज को वोट की राजनीति से देखना, उस चश्मे को उतार के देखना चाहिए। बिहार में बेटियों का सम्मान होता रहा है और आगे भी होना चाहिए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जलापूर्ति योजना का लोकार्पण 27 नवंबर को होने जा रहा है। और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने न्यूज 18 से बातचीत करने के दौरान ये बताया कि ये पहली ऐसी योजना है, बिहार में इस तरह की योजना की शुरुआत की गई है जिसमें गंगा का पानी जो बाढ़ के रूप में लोगों के लिए परेशानी बन जाता है, वही गंगा का पानी लोगों को पीने योग्य मुहैया कराया जा रहा है। गंगा जल को उनके स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। इसी विषय पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी रविश नारायण ने, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आप भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा जल जो आपूर्ति योजना है, जिससे गया, बोधगया, राजगीर, नवादा को जो गंगा का जल है वो मिलना है और ये इस पर तेजी से काम चल रहा है। हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं। सर, ये पूरी योजना क्या है और कब तक लोगों को ये मुहैया हो पाएगा? देखिए, इसका फर्स्ट फेज जो योजना का था उसमें राजगीर, गया और बोधगया था और सेकंड फेज उसका नवादा था। तो फर्स्ट फेज का योजना लगभग पूरा हो गया। 27 नवंबर को इसी महीने राजगीर में इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और 28 तारीख को गया और बोधगया का लोकार्पण करेंगे और अगले साल लगभग जून तक हम लोग नवादा भी पूरा कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 दिसंबर में ये कैबिनेट से पास हुआ, गया में कैबिनेट हुआ, इसके लिए स्पेशल कैबिनेट हुआ था गया में इस योजना के लिए और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये पास हुआ। और 3 साल से कम समय में हम लोगों ने, जबकि बीच में लंबा टाइम कोरोना का था जो बहुत डिफिकल्ट था, उस कोरोना में काम कराना, लॉकडाउन था, सारी स्थिति जानते हैं, उसमें टाइम पर ये काम पूरा हुआ। शायद देश का पहला योजना है जो आपको इसमें जो फ्लड वाटर है, बाढ़ के पानी को हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में ले जा रहे हैं। 4 महीना जून से अक्टूबर तक पानी, जब बाढ़ का पानी रहता है वैसे वो चला जाता समुद्र में, वेस्ट हो जाता, वो भी ऐसे एरिया में ले जा रहे हैं जहां वाटर टेबल बिल्कुल नीचे था। यही सबसे बड़ी जो बात है सर लोगों के लिए कि जो बाढ़ का पानी है जो वेस्ट होता है वो अब लोगों को पीने के लिए मिलेगा और वैसे जगहों पर जहां पे वाटर लेवल नीचे है, कितनी बड़ी जनसंख्या जो है वो लगता है कि इससे फायदा उठा पाएगी। 2 पार्ट है इसमें तो जो लोग रहते हैं राजगीर शहर में, गया शहर में, बोधगया शहर में और नवादा में, वहां के तो लोगों को मिलेगा ही, लेकिन बड़ा पॉपुलेशन वहां पे आता है टूरिस्ट का, जो पर्यटक आता है, लाखों की संख्या में आता है। तो वो सबको ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस योजना को बनाया है और लगभग 135 लीटर पर डे पर व्यक्ति हम लोग गंगा का पानी देंगे, वो भी गंगाजल पीने के लिए लोगों को मिलेगा। तो मिलेगा तो जो कि सफिशिएंट है और हम लोग 2051 तक फैक्टर करके ये चीज कर रहा है। मेरे ख्याल से ये गेम चेंजर है, ये पूरा परिस्थिति को बदल देना। जब शुरू किए तब एक था कि कैसे ये योजना पूरा होगा, लेकिन अब जैसे जैसे ये कम्पीट हो रहा है तो इतने बड़े और वहां पर कम से कम अब अपील भी है वहां के लोगों से, एक बार जब ये शुरू हो जाए तो ग्राउंड वाटर निकालना आगे बंद कर देना चाहिए वहां पर, तो वाटर लेवल तब ठीक हो जाएगा वहां पर। और मेरे ख्याल से एक बार ये इम्प्लीमेंट हो जाता है लोगों को पानी, तो मेरे ख्याल से देश में साउथ वगैरह में कुछ जगह योजना हुआ है ये, लेकिन फ्लड वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना ये पहला योजना है देश में।
तो ये एक गेम चेंजर है जैसा मंत्री बता रहे थे, और पूरे देश भर में ये पहली योजना होगी जहां पे बाढ़ के पानी को ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और 27 और 28 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका लोकार्पण करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार सरकार पटना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को लेकर लगातार काम कर रही है। इसके लिए 108 एकड़ जमीन भी उपलब्ध कराई गई, मुहैया कराई गई, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। पूर्णिया में भी कमोबेश हालात एक जैसे ही, यहां पर भी एयरपोर्ट के लिए जमीन तो मुहैया करा दी गई, लेकिन काम यहां भी शुरू नहीं हो पाया है। साथ ही साथ दरभंगा का भी जिक्र उन्होंने किया कि एयरपोर्ट तो दरभंगा में जरूर बन गए, लेकिन दूसरे तमाम राज्यों में जाने के लिए जो किराए हैं वो किराया ज्यादा है और इस वजह से यात्रियों की परेशानी जरूर नजर आती है। देखिए, पटना में इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बने, बिहार सरकार शुरू से इसके लिए काम करती रही और 2017 में भारत सरकार के सिविल एविएशन के सेक्रेटरी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन सारे लोग आए और उन लोगों ने तय किया कि बिहटा में बनना चाहिए। उन लोगों ने दिया कि 108 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार लेकर के देगी तो वहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा। और बिहार सरकार रिकॉर्ड टाइम में ज़मीन एक्वायर करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी। आज तक उसमें एक ईंटा भी नहीं लगा। मैं जब मिला था उनसे तो वो और ज़मीन की बात कर रहे हैं। अब मैं टेक्निकली बता दूं कि वहाँ पर 320, 321 जो एयरबस है वो लैंड करेगा जो बना हुआ है, और वही उन्हीं लोगों का प्रपोजल। ये 108 का फिगर कहाँ से आया? 108 एकड़ का भारत सरकार ही मांगी थी। और देश में फ्लाइट जाए, और ये फ्लाइट जो होता है वो गल्फ भी जा सकता है, साउथ ईस्ट एशिया भी जा सकता है। वहाँ पर लैंड एक्वायर करने के बाद भी आज तक भारत सरकार वहाँ काम नहीं की है। हमने रिक्वेस्ट किया, पेपर दिखाया, बताया, लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई है, कोई उसमें मूवमेंट नहीं। और अब बात बंगले की सियासत की। बिहार में इस वक्त बंगले की सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी जो हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया न्यूज 18 से बातचीत करने के दौरान कि उन्हें नोटिस तो दिया ही गया है बंगला खाली करने को लेकर, साथ ही साथ 2,36,000 रुपया जुर्माना देने का भी नोटिस थमा दिया गया है। सवाल यही कि जब तक उन्हें रहने लायक दूसरा मकान नहीं मिलता है, वो इस मकान को आखिर खाली कैसे करेंगी। रेणु देवी से बातचीत की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। मंत्रियों के आवास को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो पूर्व दोनों डिप्टी सीएम थे बीजेपी के और नेता प्रतिपक्ष के आवास जो है वो खाली कराने का नोटिस जारी किया गया है। और देखिए, अभी हम रेणु देवी के आवास पे हैं। रेणु जी, आपको खाली करने का नोटिस मिला है? देखिए, सबसे पहले हमको मिला था एक ऑफ पोलो रोड का मकान, तो वो इतना खराब था, माने जैसे हम अकेले रहते हैं, हमारे एक बहू रहती है, 2 बच्चे रहते हैं, तो वो रहने लायक नहीं था। फिर हमको 3 आपको हार्डिंग रोड मिला, तो हमने कहा कि भैया आप खाली करा दीजिए, हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा कोई पर्सनल मकान तो है नहीं। खाली नहीं हुआ। उसके बाद जब खाली नहीं हुआ तो अचानक मेरे पास एक नोटिस आ रही है कि आप पर इतना अर्थदंड 2,86,000 लगाया जा रहा है। ये जुर्माना लगाया गया 2,36,000। 2,36,000 जुर्माना लगाया गया। हम कहेंगे भैया आप किस ये में जुर्माना लगा, हम तो ऑलरेडी विधायक हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम विधायक नहीं हैं। तो इनका सीधा सवाल है कि खाली तो करेंगे लेकिन उन लोगों पर भी जुर्माना लगाया जाए जो यहाँ पे ऑथराइज ढंग से नहीं रह रहे हैं। और रेणु देवी ने बताया है कि 2,36,000 रुपए जो है वो जुर्माना लगाया गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और चलिए आपको लिए चलते हैं पूर्णिया के जीडी गोयनका स्कूल, जहां पर एजुकेशन फेस्ट बिहार का आयोजन किया गया। ये फर्स्ट फेज, और इस वक्त यहां पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। नौजवान जिन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में एक सपना देखा था और उस सपने को साकार करके जो आज उसका यह स्वरूप जो दिख रहा है, ऐसे डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी, वाइस चेयरपर्सन
श्री शैलेंद्र गुप्ता जी इस स्कूल के प्राचार्य बहुत दूर से चलकर इस विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को देख रही है। डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी जी, उप प्रधानाचार्य श्री साई राम वाडा जी, जो अमेरिका से चलकर इस क्षेत्र के शैक्षणिक विकास में अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया है। हमारे बीच सरस्वती के कई वरद पुत्र भी, पुत्रियां भी आज मौजूद हैं, जो इससे पूर्वोत्तर बिहार के बच्चों को अपने पाठ और अपने सीख से कहीं न कहीं उनके जीवन को निखारने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। श्रीमती प्रेरणा त्रिपाठी, श्रीमती मांडवी त्रिपाठी, मंच पर आसीन सभी विशिष्ट अतिथिगण और मंच के सामने उपस्थित जिला परिषद के सदस्य द्वय, भारतीय जनता पार्टी कटिहार जिला के सम्माननीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद महतो जी, बब्बन झा जी, विभिन्न सभी राजनीतिक दलों के सम्माननीय नेता एवं कार्यकर्तागण, हमारे पूज्य श्री तिवारी जी, इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण और बड़ी संख्या में उपस्थित। पीयूष जी, लग रहा है कि बच्चे को किसी और कार्यक्रम में आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। इनॉग्रल सेशन में सबको एक जगह रखिए। तो जीडी गोयनका स्कूल पूर्णिया से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तरफ से बताया जा रहा था कि कैसे दूसरे राष्ट्रों से पहुंचे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरफ से पूर्णिया के विकास के लिए, पूर्णिया के बच्चों के भविष्य को और ज्यादा निखारने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। चाहिए थी। शराब मिलने पर पूरे परिवार पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।